everyone. So as you know, कल जो है 24th of October, that date मेरा ख्याल है एक साल से सबके दिमाग में थी ये डेट, बिकॉज इट्स एन इंडिया पाकिस्तान मैच और वर्ल्ड कप में जिसे कहते हैं कि इससे बड़ा मैच नहीं हो सकता. इट्स अनफॉर्चुनेट कि हम उनको उतना ऑफन नहीं खेलते, लेकिन जब भी कोई आईसीसी का टूर्नामेंट आता है या फिर कोई बड़े लेवल का टूर्नामेंट आता है तो इंडिया से खेलने का मौका मिलता है. एंड वो जो है ना मौका, क्योंकि मैं मौका की बात कर रही हूँ, तो अभी तक पाकिस्तान वो मौका ढूंढ रहा है कि उनको वो अपॉर्चुनिटी मिले कि वो इंडिया को वर्ल्ड कप में हराएं. बट क्योंकि हम वर्ल्ड कप की बात करें, क्योंकि हम T20 वर्ल्ड कप की बात करें, तो मेरे साथ आज बहुत ही एक स्पेशल गेस्ट हैं who's going to be talking about his experience of playing in a World Cup, what's it like to play against India and so much more. इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ the legend himself, जिन्होंने हमें 2009 का वर्ल्ड कप जिताया उनकी कप्तानी के नीचे. सो उनसे हम थोड़ी सी टिप्स भी लेंगे. यूनुस खान मेरे साथ मौजूद है. यूनुस भाई, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम. आई नो कि आपका बड़ा स्केड्यूल जो है वो बिजी रहा है और आप ऑब्वियसली अपनी एक्सपर्टीज काफी लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं. तो हाउ आर यू फीलिंग, पहले तो बताएं तबीयत कैसी है, खैरियत कैसी है और कितने एक्साइटेड है इंडिया पाकिस्तान मैच के बारे में? इट्स ऑलवेज प्लेजर कि आपके साथ जब भी बात होती है और हम क्रिकेट में बात करते हैं, एक्सपीरियंस से बात करते हैं. और काफी हमारी क्रिकेट को लेके, फुटबॉल को लेके हमारी ट्रैवल हुई है, तो एक अच्छी फर्म मेमोरीज है हमारी. अच्छा लगता है जब इस तरह के इवेंट्स आते हैं, इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट की बात होती है और फिर वो जो एक मेला होता है वो बस स्टार्ट होता है और ट्रैवल हो रही होती है. अच्छी बात होती है कि हम बार बार ये बात करते हैं कि ये इतनी टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ क्रिकेट की बात आती है, जहाँ इस खित्ते में खासतौर पे बात होती है, तो हमें इसको थोड़ा सा और ईज करना चाहिए और क्रिकेट होनी चाहिए, क्रिकेट खेलनी चाहिए, ताकि जो टेंशन का माहौल है, जो एक फन का माहौल होता था, वो अब नहीं रहा. अगर मैं 10 साल पहले चला जाऊं तो बहुत ऑन एंड ऑफ पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट होती थी. पाकिस्तान जब इंडिया जाते थे, इंडिया की टीम पाकिस्तान आती थी, तो बहुत सारा ऐसी मेमोरीज है जो कि हम भुला नहीं सकते. तो आई होप कि कुछ ऐसा हो कि हम रेगुलर खेलें और ये जो मौका की बातें करते हैं, ये मौके बार बार आए और बार बार टीमें एक दूसरे को जिताएं, हराएं, तो क्या ही बात है, बहुत ज्यादा फन है. नहीं, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि वो अपॉर्चुनिटीज ऑब्वियसली अब उस तरह से नहीं मिलती, जिसकी वजह से आई थिंक थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी है. बिकॉज अगर आप रेगुलर खेलो एक दूसरे को तो आपको टीम्स का पता होता है, आपको स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस का पता होता है एक दूसरे की. लेकिन अगर आप रेगुलर ना खेलो तो फिर आप को वो उस तरह से ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का नहीं पता होता. लेकिन जो 24 अक्टूबर का मैच है इंडिया पाकिस्तान का, यूनुस भाई, इतने बड़े स्केल पे और इतना बड़ा जब मैच होता है तो उसमें एक वो एकदम से टीम जो है प्रेशर में आ जाती है. दोनों साइड्स पे प्रेशर होता है एंड वी हैव सीन दैट कि द बिगर द स्टेज the more a team has to handle that kind of pressure. आप जो हैं अपनी जिंदगी में इतने मरहलों से गुजर चुके हैं जहां पे आपने प्रेशर बेहतरीन तरीके से हैंडल किया, चाहे वो 2009 का वर्ल्ड कप था, चाहे आपकी टेस्ट इनिंग्स जितनी भी हमने देखी है जिसमें आपको फोर्थ इनिंग स्पेशलिस्ट कहा जाता था, अंडर प्रेशर चेस करना, अंडर प्रेशर बैटिंग करना. मैं आपसे पूछूंगी, आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करते थे? आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव कि अगर पाकिस्तान टीम एक रात पहले वो कैसे अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करे कि कल इंडिया के खिलाफ हमने मैदान में जाना है और अपना 100% देना है. जरा मैं ब्लेस्ड रहा हूँ अल्लाह की तरफ से कि जब भी इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हुए तो बाजुकात में आउट ऑफ फॉर्म भी रहा, और जैसे ही इंडिया की सीरीज आई तो बड़े बड़े रन्स हुए, और जब जब इंडिया के खिलाफ खेले तो अल्लाह ने परफॉर्मेंसेस कराई. मैं हमेशा एक बात अपने आप को समझाता था जब भी इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते थे कि ये अपॉर्चुनिटी है. मैं ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता था, मैं अपने लिए प्रिपरेशन खुद से बहुत बहुत हमेशा मैं लाइफ में बात करता हूँ कि आपको अपनी वीकनेसेस और अपनी स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए. अगर आप किसी भी प्लेयर को, किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को जब अपनी वीकनेसेस और अपने नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट से पता चल जाते तो उसके लिए इतना मुश्किल नहीं होता. तो बाजुकात हम ये करते हैं कि हम समझते हैं कि बॉलर्स क्या है, बैट्समैन क्या है, हमारी बहुत ज्यादा एनर्जी ओपोनेंट में लग जाती है. अगर आपकी यही उससे आधी एनर्जी आप अपने आप को समझने में आप लगा दें तो आपके लिए चीजें इजी हो जाती है. तो मैंने हमेशा बड़े बड़े बॉलर्स को खेला, बड़ी बड़ी टीमों को खेला, लेकिन जब भी इंडिया की टीम आई तो मैंने इसको अपॉर्चुनिटी को समझा और उसको ग्रैब किया और चीजें बहुत सिंपल की. क्यों?
कि जब आप बहुत ज्यादा सोचते हो, बहुत ज्यादा प्रिपरेशन भी, एक्स्ट्रा ज्यादा प्रिपरेशन करते हैं, तो आप पे एक एडिशनल प्रेशर आता है। तो यही बात कर रहे हैं कि हम हमेशा बात करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच क्या है, स्किल का मैच कभी नहीं होता। हमने हमेशा देखा है कि इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस में स्किल इतने ज्यादा काउंट नहीं करते, प्रेशर बहुत काउंट होता है और फिर आपसे मिस्टेक्स होती हैं। और कुछ हमने ऐसा भी देखा कि मैं अपनी बात करता हूँ, 2004-5 में जब इंडिया फर्स्ट टाइम में गया खेलने के लिए, और मुझसे पहला मैच में परफॉर्म नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद ग्रेजुअली जब वो टेस्ट सीरीज और वो वनडे सीरीज हमने फिनिश की, तो बड़े हाई नोट पे मैंने फिनिश किया और मैं एक ऐसा जबरदस्त टेस्ट प्लेयर बन गया। उसके बाद मैं कैप्टनसी मेरी 1-2 मैच में मैंने की, तो कैप्टनसी के स्किल्स मेरे लोगों के सामने आए। और फिर एक आधा मैच में तो मैं कैप्टन, हमारे इंजमाम बाहर चले गए, तो वो आखिरी वनडे था, उसमें मैंने फुल फ्लैश कैप्टनसी की। तो वो वहां से फिर लोगों को पता चला और फिर हुआ क्या कि मेरा एक ग्रेड ऊपर चला गया प्लेयरी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप, लेकिन मैंने सिर्फ किया कि मैंने अपने आप के लिए सिंपल किया। मेरी स्टार्ट बहुत ही गंभीर टाइप की हुई और एक टेस्ट मैच में, जब पहला मोहाली में टेस्ट मैच था, एक आधा कैच छूट गया तो सहवाग ने 150 रन कर दिए। उसके बाद जब मैं बैटिंग में गया तो दोनों इनिंग्स में मैं फेल हो गया बुरी तरीके से। एक मैच में तो एक इनिंग में तो मैंने बॉल लेफ्ट किया तो मैं बोल्ड हो गया। और पास अगर आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, इंग्लैंड में खेल रहे हो, साउथ अफ्रीका की पिचेस पे खेल रहे हो, समझ में भी आता है कि बॉल लग के सीम या स्विंग या बॉल कट हो गया। अब पाकिस्तान पे और इंडिया की पिचेस पे बॉल सीधा सीधा आना, मैं बोल्ड हो गया, उसमें मैं बॉल छोड़ लेफ्ट करते हुए बोल्ड हो गया। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट मैच में 100, उसके बाद डबल 100, फिर वनडेज के मैचेस हुए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लिए लाइफ को इजी करें। और जैसे हम बात कर रहे हैं कि एक दिन पहले क्या होना चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स रहें। मुश्किल काम है रिलैक्स होना, आपके पास सोशल मीडिया में बहुत मुश्किल है दूर रहना, लेकिन ये आपको करना है, क्योंकि एक जो टॉप का स्पोर्ट्स पर्सन है, एक प्लेयर है, क्रिकेटर है, उसको ये चीजें करनी है, क्योंकि ये रोज रोज है। थोड़ा सा नए प्लेयर्स के साथ, हमारे खास तौर पे हमारे प्लेयर्स के साथ थोड़ा सेटबैक है कि इतनी टेंस क्रिकेट वो खेलते नहीं है। हम अगर मैं पीछे चला जाऊं तो हर साल, हर दूसरे साल सीरीजेस होती थी इंडिया पाकिस्तान की, तो इतना प्रेशर कम होता था। लेकिन अब ये प्रेशर ज्यादा है। लेकिन बात असल में है कि अगर इंटरनेशनल प्लेयर्स ये प्रेशर भी बर्दाश्त ना कर सके तो फिर उनके लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ये यानी सोशल हर मीडिया से समय आप कह रहे हैं इनको ऑफ रहना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि क्रिकेटर्स जो हैं ट्वीट भी कर रहे होते हैं, फिर सबकी फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, लेकिन वो इतनी ज्यादा ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन आ गई है इन प्लेटफॉर्म्स पे। करें, बिल्कुल करें, इसमें कोई ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसको ना करें, करें लेकिन टाइम पे करें। अगर आपको कोई ट्वीट करनी है, आपको फेसबुक पे कोई पोस्ट करना है, इंस्टाग्राम है, उसके बाद अगर आपको इस पे करना है, लेकिन आप मैं घर से बाहर कदम निकाल रहा हूँ तो मैं बता रहा हूँ, मैं शॉपिंग कर रहा हूँ तो मैं बता रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो मैं जिम कर रहा हूँ तो मैं लोगों को बता रहा हूँ। ये आपको एक पर्सनल लाइफ, आपको अपनी पर्सनल लाइफ रखनी है। अब ये ना हो कि ऐसा हो कि मैं सो रहा हूँ तो फिर भी सेल्फियां खींच रहा हूँ। तो ऐसे थोड़ा सा पर्सनल लाइफ को इतना ज्यादा, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व कर लोगे सबको, ठीक है, आजकल का दौर है कि आपके व्यूअरशिप होनी चाहिए, आपके फॉलोअर्स होने चाहिए, ठीक है, वो सब होना चाहिए, लेकिन लोगों को अच्छा कंटेंट दें। अब कोई ऐसी तामीरी चीज बताएं कि यूनुस खान की हैबिट्स क्या है, उससे यंगस्टर को फायदा हो, उसको, आपको कंट्री को फायदा हो, पूरी दुनिया को फायदा हो, तो ऐसी चीजें जरूर शेयर करें। लेकिन हर चीज का बैलेंस, देखिए ये लाइफ जो है हमारी, ये बैलेंस है। अगर मैं सोने के टाइम पे जागूंगा और जागने के टाइम पे सोऊंगा तो फिर मेरी लाइफ बैलेंस नहीं हो सकती। ये इसी तरह है कि अगर आपने एक पिच पे बैटिंग करनी है और मैं वहां बॉलिंग कर दूं, और जब बॉलिंग करनी है तो मैं वहां पे बैटिंग कर दूं, तो उसका रिजल्ट नहीं आ सकता। तो मेक श्योर कि अपनी लाइफ को जो स्टेजेस है, जो 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 स्टेजेस हैं, जो एक एक मोमेंट है, उस मोमेंट में रहे, और उसके लिए, अपने लिए और दूसरे के लिए सिंपल करें। जब आप अपने लिए सिंपल कर लोगे तो हम सबके लिए सिंपल हो जाएगा। अच्छा ये बताएं, अभी आपने टीम के साथ काफी टाइम भी गुजारा है, सो ऑब्वियसली 2009 में तो चलो बहुत पीछे चले गए, लेकिन अब आपने एज अ बैटिंग कोच यू स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विद दिस साइड, आपने T20 भी उनका देखा, मतलब ओवरऑल आपने उनको स्टडी किया, ये मेरा कहने का मकसद है। सो क्या चीज आइडेंटिफाई की है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है? स्किल का प्रॉब्लम है जहां पे अंडर परफॉर्मेंस हो रही है, स्किल का प्रॉब्लम है, टेम्परामेंट का प्रॉब्लम है, मेंटल स्ट्रेंथ का प्रॉब्लम है? कौन सा एरिया ऐसा है जहां पे आप कहेंगे कि पाकिस्तान मजीद इम्प्रूव कर सकता है, जिसकी वजह से बैटिंग कंपैरेटिवली थोड़ी सी वीकर है?
नहीं, स्किल का भी प्रॉब्लम नहीं है, मेंटल स्ट्रेंथ का भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ख्याल से देखिए थोड़ा सा फोकस, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि फोकस नहीं है। देखिए प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए आपकी, प्रायोरिटीज मैं देखता हूँ आज के प्लेयर्स में थोड़ी सी वैसी नहीं है जैसे होनी चाहिए। एक इंटरनेशनल प्लेयर की प्रायोरिटीज होनी चाहिए उसको, उनकी देखिए मुझे क्या जरूरत है या एक बैटिंग कोच को क्या जरूरत है कि इतना फोर्स करे, एक ट्रेनर को क्या जरूरत है कि वो आपको इतना फोर्स करे, एक बॉलिंग कोच को क्या जरूरत है कि वो रोज रोज की आपके लिए खड़े हो और वो जाके आपको फोर्स करे। नहीं, देखिए आपको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है, चाहे वो T20 का फॉर्मेट है, चाहे वो 50 ओवर का फॉर्मेट है, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट का फॉर्मेट है, आपको खुद ये समझना है। क्योंकि ये जो जितने भी जो इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं और जो इस स्टेज पे आते हैं, वो ऐसे ही सडनली उठ के घर से नहीं आए होते हो, उन्होंने फर्स्ट क्लास का, उसके बाद फ्रेंचाइज क्रिकेट सब खेली होती है। लेकिन जब आप, मैं अक्सर देखता हूँ कि जब आप एक हमारे जो प्लेयर्स होते हैं, जो आज के प्लेयर हैं, वो जब फ्रेंचाइज क्रिकेट में खेल रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा, आपने खुद देखा, हमने भी देखा, और हमने बारहा हुआ उन फ्रेंचाइज क्रिकेट की कोचिंग भी की, वहां पे हमने कमेंट्री भी की, वहां पे बहुत सारे हमने वहां पे इनके साथ रहे। तो जितना फन वो वहां करते हैं, इतना ही फन वो अपने नेशनल टीम में नहीं करते। क्यों? कि वहां पे फ्रीडम ज्यादा होती है। लेकिन लेकिन यहाँ भी फ्रीडम होती है, लेकिन फ्रीडम आपने खुद खुद निकालनी है। अगर हम अपनी बात करें तो हमारे दौर में, हम खैर हमें अपने दौर की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब हम ड्रेसिंग रूम में शेयर करते थे तो बड़े बड़े नाम होते थे, और उन बड़े बड़े नाम के होते हुए हम अपना फन जरूर करते थे। और फन क्या है? जब आप बैटिंग करने जाओ, जब आप बॉलिंग करने जाओ, जब आप फील्डिंग करने जाओ, जब आप कैप्टनसी करो, तो उसका फन क्या है? एक बैट्समैन का फन क्या है? पिच पे जाके, वो पिच पे जाके अकॉर्डिंगली सिचुएशन खेले, जाके सिंगल करे, डबल करे, उसके बाद बाउंड्रीज लगाए, उसके बाद अगर टीम को जरूरत है तो जाके आपको अपने गेम को अप एंड डाउन करना है। इसी तरह एक बॉलर है, इसी तरह एक फील्डर है, और इसी तरह कैप्टन है कि उसको, कि वो कैप्टन क्यों है? वो कैप्टन इसलिए कि वो हो सकता है कि वो सबसे सीनियर प्लेयर हो सकता है कि वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो सकता है कि वो प्लेयर, उसकी बहुत ज्यादा इज्जत हो। तो ये आपको जाके उस स्टेज पे जाके वहां पे आपको उसको उसके इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन अगर मैं नहीं करूंगा, मैं कैप्टन हूं, मैं आराम से खड़ा हो जाऊं स्लिप में जाके, अगर मैं फास्ट बॉलर हूं, मैं मुश्किल टाइम पे या गर्मी है मैं बॉलिंग नहीं करूं, इसी तरह अगर बैट्समैन है और आगे से तेज बॉलिंग हो रही है और मैं कहूँ नहीं, मैं आज मैं ओपन नहीं करूंगा, तो दैट इज नॉट ऑन। मैं समझता हूँ कि आज के प्लेयर बाजू का ये बात करते हैं कि नहीं, मुझे कोच ने बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर दिया, मुझे कोच ने पुश कर दिया। अगर मैं पहले की बात करूं तो पहले तो, और हमें तो क्रिकेट खेलनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि मैं इधर ड्रेसिंग रूम में देखता हूँ तो वसीम अकरम बैठे हुए, उधर ड्रेसिंग रूम में देखता हूँ तो इंजमाम बैठे हुए, इधर देखता हूँ तो सईद अनवर बैठे हुए, पीछे देखता हूँ तो राशिद लतीफ बैठे हुए, इधर देखता हूँ तो अब्दुल रजाक बैठे हुए, इधर देखूँ तो शुएब अख्तर बैठे हुए। तो क्या फिर वहां तो हमें बस, हमें सांस भी नहीं आनी चाहिए थी? ये बड़ी बड़ी जायंट्स थे क्रिकेट के, और इसी तरह बाकी टीमों के भी थे। अब मैं अक्सर देखता हूँ जो 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 हमारे प्लेयर्स होते हैं, या इवन दूसरे कंट्रीज के प्लेयर्स होते हैं, वो अपनी नेशनल टीम से नहीं खेलना चाहते हैं, वो जाते हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हैं। क्यों? कि वहाँ इजी है, वहां पे बहुत ज्यादा फ्रीडम है। तो भाई आपको, अब आपका, हमारा नाम कहाँ से बना? हमारा नाम बना अपने कंट्री से। तो आप कंट्री को, तो सबसे पहले कंट्री होना चाहिए। मैं देखता हूँ बहुत से प्लेयर्स वो चले जाते हैं, कंट्री के क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वो कहते हैं जी हमने फलां फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलनी। नहीं खेले, बिल्कुल खेले, आपके पास बिल्कुल हक है कि आप हेल्थी और वेल्थी हो। लेकिन देखिए जो परफॉर्मेंसेज आप अपनी कंट्री के लिए करते हैं, और हमारा नाम भी कंट्री से हुआ, तो कंट्री को फर्स्ट रखें, प्रायोरिटी आप अपनी कंट्री को रखें, इस नेशनल टीम को रखें, अपने घर को रखें। जब आपका घर बेहतर होगा, घर स्ट्रांग होगा, तो आपका मुल्क स्ट्रांग होगा, मुल्क स्ट्रांग होगा तो आपके लिए सारी चीजें, अगर सब चीजें आसान होगी। देखिए अगर मैं और आप कहीं बाहर जाते हैं तो ठीक है, जैनब अब्बास होंगे, यूनुस खान होंगे, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से हमारा नाम है, तो हम एम्बेसडर हैं। अगर हम अपने ही मुल्क में, हम अपने मुल्क ही प्रायोरिटी नहीं देंगे तो हमारी कोई इज्जत कैसे करेगी? तो एग्जैक्टली यही है कि आप अपनी इज्जत करवाएं, अपने मुल्क की इज्जत करवाएं, तो ऑटोमेटिकली हर चीज आपके लिए इजी होती जाती है। अच्छा, आपने कप्तानी की बात की, तो बाबर आजम की कप्तानी को कैसे रेट करते हैं अभी तक जो आपने देखा है? बहुत यंग कैप्टन है, और सबसे इम्पोर्टेंट बाबर आजम को, खैर मैं तो जब होता था तो बाबर आजम को मैं मेरी एडवाइस सिर्फ यही होती थी कि देखिए वो टॉप के प्लेयर हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, और अब वो इस पूरी पाकिस्तान क्रिकेट के फादर फिगर बने। अब वो फादर फिगर उसको कैसे होना है,
उसको एक एक एक्ट पे होना है, चाहे वो जब किसी प्लेयर के लिए बात कर रहे हो, जब वो कोई भी टॉस कर रहे हो, जब वो पहला कदम ग्राउंड में रखे, तो एक फादर फिगर को कैसे होना चाहिए, क्योंकि वो ही इज वेरी यंग। लेकिन जब वो ये हमारी सोच थी, जब मैं भी कैप्टन बना तो मैं ये बात करता था कि आई एम अ फादर फिगर फॉर। मुझे बहुत मसले मसाइल होते थे प्लेयर्स को लेके, वो सिलेक्टर्स बोलते थे इसको ड्रॉप कर दे इसको, मैं नेवर, मेरे होते हुए कभी भी ऐसा नहीं होता था कि कोई प्लेयर ड्रॉप हो जाए, चाहे जितना भी मेरी उसके साथ बातचीत होते हैं। कुछ आपके आपके अपने इवन आपके अपने बच्चों में भी कुछ बच्चे आपके फेवरेट होते हैं, कुछ आपके फेवरेट नहीं होते हैं, ये तो घरों में भी होता है, लेकिन नेवर मैं उनसे ये कहता था कि ये पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, ये मेरे प्लेयर्स हैं, और इनको मैं किसी को यकीन करें, मैं जितने भी थोड़ी बहुत मैंने कैप्टनसी की, मैंने कभी भी सेलेक्टर्स को कोई ये मैं करीब भी नहीं जाने देता था अपने प्लेयर्स के, क्योंकि मुझे पता था कि ये प्लेयर्स हैं, ये बड़े मुश्किल से प्लेयर बनते हैं, और अगर मैं अपनी, वो कहते हैं ना कि मैं अपनी चाहत से या मेरी अपनी पर्सनल पर्सनल वो आपकी जो फेवरेटिज्म होती है उससे मैं एक ऐसे प्लेयर को ले आऊं जो कि डिजर्व नहीं करता, तो कभी वैसा नहीं होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने प्लेयर को प्रोटेक्ट करना है, और यही बात मैं जब जिस वक्त मेरे आखिरी टाइम था तो मैं सरफराज अहमद से ये बात करता था कि देखें अब आपको बहुत सारा सेक्रीफाइसेस करने हैं अपनी फिटनेस को लेकर, अपनी कमिटमेंट को लेकर, अपनी परफॉर्मेंसेस को लेकर। ये सिर्फ ये नहीं है कि मैं जाऊंगा मैं बैटिंग करूंगा, बाबर आजम के लिए सिर्फ ये नहीं कि वो जाएंगे, वो जाके बैटिंग करेंगे 100 रन करेंगे और जॉब डन, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए पूरा पाकिस्तान है और एक एक प्लेयर है, उसके लिए फाइट करनी है, अपनी फाइट तो अपने परफॉर्मेंस तो करनी है। एज अ लीडर आपको सबसे आगे रहना है, हर चीज में आगे रहना है, परफॉर्मेंसेस में आगे, लेकिन उसी लीडर का काम यह है कि वो एक प्लेयर, सिर्फ 10 प्लेयर नहीं, बल्कि जितना भी टीम स्क्वाड है उन सब का फादर फिगर बनना है और उनसे परफॉर्मेंसेस करानी है। तो कैप्टन बनना सिर्फ ये नहीं कि मैं टॉप का प्लेयर हूं, मैं कैप्टन बन गया, मैं टॉस कर रहा हूं, मैं अपनी बैटिंग की, नहीं, दैट इज नॉट ऑन। बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस है और आपके पास पूरे स्क्वाड से आपने परफॉर्मेंस करानी है। निकलवानी है। ये आपने एक बात जो कही, ये भी एक कप्तान का बड़ा कमाल होता है कि वो अपनी बाकी प्लेयर्स को भी उठा के उनसे भी जो है सही किस्म की परफॉर्मेंस निकलाएं। अच्छा, वैसे आप इंडिया पाकिस्तान के क्लैश को कैसे देखते हैं? इंडिया की ऑन पेपर टीम जो है वो ज्यादा तगड़ी लग रही है, बिकॉज ऑब्वियसली दे हैव बीन परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली। केएल राहुल और रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे बड़े बड़े उनके पास नाम है, फिर बुमराह है, तो ऑन पेपर तो उनकी टीम काफी सॉलिड लग रही है। बट इस मैच को आप कैसे देखते हैं पर्सनली? देखिए हर मैच जो भी शुरू होता है दो टीमों का ना, वो 50-50 से ही शुरू होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ऑन 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 पेपर इस वक्त इंडिया टीम बहुत जबरदस्त लग रही है और इंडिया टीम जीत गया है। नहीं, जीतने के लिए उसको, टीम इंडिया को कल 3.5-4 घंटे ग्राउंड में मेहनत करनी है, चाहे वो वन साइडेड मैच हो, चाहे वो क्लोज मैच हो, चाहे वो जीते चाहे वो हारे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जितना अगर हम प्रेशर की बात करें तो देखें, मैं इसको बड़ा सिंपल करता हूँ कि पाकिस्तान टीम को फॉर नथिंग टू लूज, हमें क्या फिक्र होनी चाहिए, हमें क्या फिक्र, हम अगर अपना रिकॉर्ड देखें तो कितने आईसीसी के इवेंट में कितने मैच हारे हुए हैं, आज तक कोई इतने बड़े हम मैचेस था, हमें हमारे पास लूज करने के लिए क्या है। लेकिन इस वक्त इंडिया को लूज करने के लिए सब कुछ मौजूद है, और हमने चैंपियन ट्रॉफी में देखा कि टीम इंडिया ने जिस तरह शुरुआत की, टीम पाकिस्तान जिस तरह हारी, उसके बाद ग्रेजुअली गिरते पड़ते हम फाइनल में पहुंचे, और फाइनल में जब पाकिस्तान टीम जीती है तो कितना बड़ा धचका लगा सारे वर्ल्ड को कि टीम पाकिस्तान ने टीम इंडिया को हरा दी। तो हमारे पास लूज करने के लिए क्या है, यही एक बात लेके, मोटिवेशन लेके हमारा अगर हमारे प्लेयर ग्राउंड में उतरते कि हमारे पास लूज करने के लिए क्या है। सारी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान टीम इस वक्त वीकर साइड है, तो फिर क्या, फिर मसला क्या है, फिर प्रेशर किसका है? फिर प्रेशर तो टीम इंडिया पे है। तो इसको इसी तरह ले, अगर मैं खुद कल का मैच खेल रहा हूँ या ये नेक्स्ट मैच खेल रहा हूँ तो मैं ये समझूंगा मेरे पास लूज करने के लिए क्या है। और अगर इंडिया मैच हारता है, और अल्लाह करे इंडिया मैच हारे, तो इतना कुछ उनका स्टेक पे लगा हुआ है, एक एक प्लेयर की कितनी कितनी रेपो स्टेज पे लगी हुई है, और क्या क्या उनका स्टेज पे लगा हुआ है, स्टेक पे लगा हुआ है। तो मेरे ख्याल से टीम पाकिस्तान को रिलैक्स होकर खेले और बस अपनी 100% दे तो चीजें सिंपल हो सकती है। नहीं, आप कह रहे हैं कि देयर इज नथिंग टू लूज, व्हिच इज एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपकी ठीक बात है। लेकिन अगर आप कभी प्लेयर से
यू नो इफ यू इंटरेक्ट विद देम, तो वो हमेशा एक बात जो सामने नजर आती है, वो कहते हैं कि जी हमें इस सिस्टम पे ट्रस्ट नहीं है और हमारे सर पे तलवारें लटकी नहीं। You know, that is one thing that a lot of players talk about, कि जी एक वो जो खौफ यूनुस भाई कि जी आज अगर परफॉर्म नहीं किया तो कल टीम से बाहर हो जाएंगे, इस खौफ को कैसे दूर किया जाए? बिकॉज इस मेंटालिटी के साथ तो फिर इंसान कैसे आगे बढ़ सकता है? यही सोच, अगर वो पहले से ही ये सोच रहा है कि यार अगर मैंने कल स्कोर ना किया या मेरे से 20 ना हुआ तो अगले मैच में मुझे बाहर कर देंगे। तो ये खौफ किसने उनको दिया है? ये सोच किसने उनको दी है? ये किसी और ने तो नहीं दी ना। देखिए जनाब, एक बात हमेशा याद रखें कि बाज़-औक़ात हम ये बात करते हैं कि देखिए जी फलां ने हमारे साथ ये कर दिया या फलां से ये हो गया, वो उस पर्सन ने ये किया। देखिए जो पर्सन आपके सामने खड़ा होता है ना, ये आप मेरी ये ज़रा भी नोट कर लें और अपनी लाइफ पीछे देखें जाके, और आगे भी जब देखें। ये मेरी ये जो एक सेइंग है, ये ज़रूर याद रखिएगा अपनी लाइफ को, अगर आपने कुछ करना है। जो आपके सामने जो पर्सन खड़ा हुआ है ना, वो कोई और नहीं है, वो आप खुद है। जब आप जिस दिन आप बात करते हो कि जी मैं आज करूंगा, मैं आज करूंगी, क्यों हो जाता है? वो कौन होता है जो आपको पुश करता है? क्या वो आपके पड़ोसी है? क्या वो आपके बहन भाई है? या वो फरिश्ते आ जाते हैं आपके पास? और जिस दिन आप बोलते हो कि ये काम नहीं हो सकता, वो क्यों नहीं होता वो काम? क्या फिर फरिश्ते खड़े होते हैं सामने? फिर आपके बहन भाई खड़े होते हैं? फिर कोई अड़ोस पड़ोस वाले खड़े होते हैं? वो क्यों नहीं होता? जब मैं कहता हूँ कि मैं आज करके दिखाऊंगा, क्यों हो जाता है? और जिस दिन मैं कहता हूँ कि मैं नहीं कर सकता, क्यों नहीं होता? तो कौन पर्सन है जो आपको पुश कर रहा है? कौन पर्सन है जो आपको होल्ड कर रहा है? ये कौन है जो उनको डरा रहा है भाई? ये प्लेयर्स को कौन डरा रहा है? कौन तलवारें ऊपर घुमा रहा है? अगर इस तरह की बात करें तो अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूं तो पता नहीं क्या क्या हुआ है। कभी आप बैठो तो मैं आपको सुनाऊं तो आप बोलोगे अच्छा ये भी हुआ है, ये भी हुआ है, अच्छा ये भी हो गया आपके साथ, और फिर आप आज हंसी खुशी घूम रहे हो। तो देखिए ये लाइफ की एक्सपीरियंसेस है ये आपके पास। और मेरे साथ तो ये भी हुआ है कि एक पर्सन ने मेरे साथ ये किया, बड़े टॉप का प्लेयर था और मैं सिर्फ एक सिटी की टीम में था। उन्होंने मुझे वहां बैठ के सुनाई और एज ए यंगस्टर मैंने सुनी और मैंने उससे कहा कि भाई मैंने ये काम नहीं किया। और यकीन करें 5 साल बाद मैं उसी टीम का कैप्टन था और वही पर्सन टॉप का प्लेयर जिन्होंने मुझे डांटा था, जिन्होंने मुझे कहा कि इसको भगा दो यहाँ से, और मैं उनके लिए फाइट कर रहा हूँ क्योंकि वो अब सीनियर हो गए हैं, उनको कह रहे हैं कि टीम से निकाल दो उनको। तो मैं उनको फाइट कर रहा हूँ और शैतान मेरे गोल गोल घूम रहा है। वो कह रहा है इसको ड्रॉप कर दो, इसको बाहर निकाल दो, इन्होंने आपके साथ ये जुल्म की थी एज ए यंगस्टर, जो कि मैं कभी खुद नहीं करता किसी यंगस्टर के साथ। और मैं ये देख रहा हूँ कि आज मैं ऊपर हूँ और वो पर्सन नीचे है। तो ये तो आपके पास ये मौके आते हैं, लेकिन आपने देखें आपने फैसला वो करना है जो ठीक है, वो फैसला नहीं करना है जो मुझे लगता है कि ये ठीक है। आपने एनालाइज करना है और उसके बाद आपने वो फैसला करना है, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह की रजा के लिए कि नहीं यार ये काम गलत है। ये नहीं कि मैं सोच रहा हूँ कि नहीं ये काम गलत है, नहीं, जो सही है वो आपने करना है। अब ये ना करेंगे जी पता नहीं मैं ड्रॉप हो जाऊंगा, पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। भाई अगर आप ये सोच ही नेगेटिव है तो आप ड्रॉप हो, आप ड्रॉप हो। आप सोचें भाई जितनी भी मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, जितना ही मुझे यूनुस खान एज ए बैटिंग कोच बोलेगे यूं खेल लो यूं खेल लो, नहीं, आई विल गो और मैं एक्सप्रेस माई सेल्फ। और उसके बाद इंशाल्लाह अगर यही होता है, हमने देखा कि प्लेयर ने जब अपने आप को एक्सप्रेस किया, बाबर आजम कैसे खेलते हैं, मोहम्मद रिजवान कैसे खेलते हैं, हसन अली कैसे खेलते हैं, अपनी कितना एंजॉय कर, शाहिन शाह अफरीदी भी एक कैरेक्टर है, कैसे जबरदस्त वो अपनी परफॉर्म कर रहे थे। उनको तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो क्यों इसी तरह विराट कोहली है, इसी तरह के राहुल है, रोहित शर्मा है, हर प्लेयर का अपना अपना स्टाइल है, लेकिन दे एक्सप्रेस देयरसेल्फ। तो भाई यही है, आप सिर्फ अगर ये नेगेटिव लेके, और ये बड़ा आसान है, देखें जी मुझे जैनब ने कहा कि ऐसे हो गया, मैं जैनब की बातों में आ गया, और जैनब कह रही जी मैं यूनुस खान की बातों में आ गई, दैट इज वेरी इजी। ये इजी काम करना है तो भाई फिर घर में बैठ जाए और जाके बस कोई छोटी मोटी नौकरी कर ले। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, हम तो बात कर रहे हैं 24-25 करोड़ की आवाम, इंडिया में कितने लोग हैं? Exactly. एक अरब से Billions. ज्यादा है ना, Millions. बिलियंस है ना। तो आप मुझे बताओ कि अगर कल के मैच में विराट कोहली परफॉर्म नहीं करते, के राहुल परफॉर्म नहीं करते, रोहित शर्मा परफॉर्म नहीं करते, ठीक है जी, उनके बुमराह फिर नो बॉल कर देते हैं, तो क्या होगा?
कितना जवाब है, कितने लोगों को जवाब देना है। और आज टीम इंडिया कहाँ स्टैंड करती है, उनका बिजनेस कहाँ स्टैंड करता है, उनका नाम कहाँ स्टैंड करता है, और वो अपने आप को क्या समझते हैं, जायंट समझते हैं। तो उनके साथ क्या होने का, अगर मैं इसी में मैं इसको लेके बैठ जाऊं तो फिर मैं तो क्रिकेट नहीं खेल सकता। तो इसको बहुत इजी करें, चाहे जितना भी कंडीशन हो, चाहे जितना भी आपका हेड कोच आपको प्रेशर डाले, चाहे जितना भी बैटिंग को यूनुस खान आपको प्रेशर डाले, आपने वो प्रेशर तो डील करना ही है, क्योंकि आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो। आप को कहते हैं ना कि गली मोहल्ले की क्रिकेट तो खेल नहीं रहे, कोई एक क्लब की क्रिकेट तो खेल नहीं रहे, ये तो पाकिस्तान का। कल अगर पाकिस्तान टीम जीतता है और ये नेक्स्ट मैच जो पाकिस्तान आने उसमें खेलेगा, तो क्या हमें खुशी नहीं होगी? बाबर आजम 100 करे, मोहम्मद रिजवान 100 करे, कोई नया यंगस्टर आके कोई 4-5 आउट करे, तो हमें क्या खुशी नहीं होगी? खुशी होगी। तो इस खुशी को लेके जाए, और खुदा ना खास्ता अगर परफॉर्म नहीं होता तो लाइफ आपकी एंड नहीं है, फिर मौका आएगा। एनालाइज करें, अपने आप को गैदर करें, और एक आंखों में आंखें डाल को शेरों की तरह तो खेलना है, चाहे आप करो ना करो। हमने देखा कि टीम इंडिया की क्या वो एक ऐसी चीज थी जिसकी वजह से वो ऊपर आए। हमने देखा फॉर टाइम बीइंग, वो टाइम बीइंग उनके साथ ये हुआ है कि उन्होंने अब आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। यही वो टीम थी जब इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते थे 90s में और 2000 में, तो कोई कोई बात भी नहीं करता था, जितने हमारे लेजेंडरी प्लेयर ये बात करते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज की, पर समहाउ, चाहे वो आईपीएल से हुआ है, पर समहाउ चाहे वो उनके पास बड़े बड़े प्लेयर्स बने, बड़े बड़े कोचेस आए, उन्होंने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया, पर समहाउ उसकी बात नहीं करते, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई है। स्किल्स तो पहले भी उनके पास थे, क्या सचिन तेंदुलकर पहले नहीं थे उनके पास? क्या राहुल द्रविड़ नहीं थे? उससे पहले क्या नहीं, सुनील गावस्कर नहीं अप्रोच अप्रोच डेफिनेटली। थे? अप्रोच चेंज हुई है। और हमारी अप्रोच क्या है यार, मैं आप बाजू का, मुझे ये बात नहीं करना चाहिए, लेकिन देखिए उस वक्त मैंने देखा कि हमारे प्लेयर जो हैं, उनके प्लेयर्स हमारे प्लेयर्स को फॉलो करते थे। आज मैं देखता हूँ कि कोई उनकी फलां प्लेयर की तरह मूछें रख रहा होता है, कोई फलां प्लेयर की तरह दाढ़ी रख रहा होता है, कोई फलां प्लेयर की तरह बाल बना रहा होता है। भाई एक मुसलमान टीम है और उसमें बड़े बड़े जायंट जावेद मियांदाद जैसे, इमरान खान जैसे और जहीर अब्बास जैसे लेजेंडरी, माजिद खान जैसे प्लेयर रहे हैं, जो कि हेलमेट नहीं पहनते थे। और मैं माजिद खान की बात करता हूँ कि वो कभी वो आते थे, वो बगैर हेलमेट के खेलते थे, और ऐसा लगता था जैसे वो एक लाइक वो जिन है वो। तो भाई इनसे इंस्पिरेशन ले, ना कि मैं, वही वाली बात है कि मेरे फॉलोअर्स इतने हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे ये करना है। तो देखिए इससे थोड़ा बात नहीं करें, जरूर करें, लाइफ को एंजॉय करें, लेकिन ग्राउंड में भी लाइफ को एंजॉय करें। जितना मैं बाहर एंजॉय करता हूँ और मैं ग्राउंड में जाके सिर्फ ये टेंशन लेके जाऊं कि पता नहीं एज अ बैटिंग कोच यूनुस खान ने मुझे पता नहीं क्या कर दिया, दैट इज नॉट ऑन। तो प्लीज इसको सिंपल करें, अपने लिए सिंपल करें, जैसे मैंने पहले कहा, तो सबके लिए सिंपल हो जाएगा। नहीं, अच्छी आपकी एडवाइस है, बिल्कुल सिंपल करना ही, सिंपलीफाई, क्योंकि कभी कभार आप ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हो अपने दिमाग में, ज्यादा सोच के एक सिंपल चीज को भी कॉम्प्लिकेट किया जा सकता है। अच्छा ये बताएं, वैसे अगर आप जो टीम कॉम्बिनेशन है उसमें, उससे आप मुतमईन हैं? आई मीन बड़ी डिस्कशन हुई जी पाकिस्तान की सिलेक्शन के ऊपर नेशनल T20 कप में, कुछ ऐसी चीजें थी जिसमें कुछ ऐसे प्लेयर थे जो जो चेंज किए गए एंड में, रिजर्व स्क्वाड में डाले गए, फखर वापस आ गए टीम में, शुएब मलिक वापस आ गए टीम में, ये कुछ चेंजेस हुए। तो आप कॉम्बिनेशन से मुतमईन हैं जब आप देखते हैं 11 को? देखिए मैं तो पहले भी मुतमईन था, कहते कि जो भी टीम अनाउंस की उन्होंने वो सही की, उसको चेंज नहीं होना चाहिए। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि उसको चेंज नहीं होना चाहिए था। ठीक है, वो चेंज हो गई। अब ये जो टीम है, ये इस वक्त आपकी बेस्ट टीम है, लेकिन मुझे जरा टीम सिलेक्शन पे हमेशा इनके प्रॉब्लम होता है। जब मैं बैटिंग कोच भी था तो मैं हमेशा रिकमेंडेशन देता था जी कि बैटिंग ऑर्डर ठीक कर लें, इस प्लेयर को खिला दें, चाहे वो मैं अपना काम जरूर करता, चाहे वो मानते थे नहीं मानते थे, मैं हमेशा अपनी रिकमेंडेशन देता था और जितना भी मैं कर सकता था। मुझे लगता है कि हमारे पास इस टीम में अभी भी जो टीम सिलेक्शन में उसमें प्रॉब्लम है। अगर मेरे ख्याल से ये इस वक्त भी बहुत अच्छा हो सकता है इस टीम को लेके, लेकिन आपको थोड़ा सा वो कहते हैं ना, आउट ऑफ बॉक्स से निकल के आपको कुछ सोचना है, और अगर सोच जाएंगे तो आपकी कॉम्बिनेशन अच्छी हो जाएगी, तो रिजल्ट भी नहीं अच्छा बेहतर हो तो सकता बट कौन, हु यू सेइंग हु शुड बी इन द है। टीम? लेकिन मैं अगर मेरे इख्तियार में हो, मैं इस टीम का कोच हूँ, मैं इस टीम का कैप्टन हूँ, तो मैं जो मैं टीम बनाऊं, जो मैं अपनी स्ट्रेंथ को देख के बनाऊं, तो मैं
फ़खर जमान, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, उसके बाद शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज में से एक को खिलाऊं। उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा आगे जाऊं तो हैदर अली को मैं लाजमन टीम में डालूं, आसिफ अली को मैं लाजमन टीम में डालूं। उसके बाद मोहम्मद नवाज को मैं लाऊं, क्योंकि देखिए आपके पास यहाँ हम अपने अपने स्पिन डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो इबाद वसीम हो गए, उसके बाद शादाब खान हो गए। ये इनकी वैसी फॉर्म नहीं, क्योंकि ये हम मुझे लगता है बाज़-औक़ात कि ये सिर्फ अपने ओवर्स को निकालते हैं, ये बहुत कम, क्योंकि स्पिनर्स हमने अभी देखा जब साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ तो ऑस्ट्रेलिया। उसमें उनके स्पिनर ने आउट किए, मैक्सवेल ने आउट किए, जंपा ने आउट किए, तो मिडल में स्पिनर का बहुत रोल है। और हम अपनी स्पिनर्स की बात करें तो हमारे स्पिनर की वैसी फॉर्म नहीं है, तो मैं मोहम्मद नवाज के पास जाऊं जो कि ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो मैं 4 फास्ट बॉलर खिलाऊं, मैं 4 फास्ट, मैं मोहम्मद वसीम जूनियर को भी डालूं। उसकी वजह यह है कि आपके पास एक ऑलराउंडर हो जाएंगे आपके पास, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हमारे मैचेस में ड्यू भी रात को आनी, तो ड्यू जब आएगी तो स्पिनर कितना रोल का, आपके स्पिनर वैसे ही अंडर प्रेशर है, उनके वैसी ही फॉर्म नहीं है, और फिर जब ड्यू आ जाएगी तो बॉल तो और स्किड होगा, तो आपको स्पिनर्स क्या कर सकते हैं। तो मेरे मेरे मुताबिक अगर मेरे उसमें मैं अगर अपनी टीम बनाऊं तो मैं 4 फास्ट बॉलर डालूं। उसके बाद मैं फखर 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 जमान को मैं ओपन करूं और मोहम्मद रिजवान को नीचे लाके, तो इस तरह, और 2 यंगस्टर ऐसे बैट्समैन डालूं आसिफ अली की शक्ल में और हैदर अली की शक्ल के, वो जाए और एक्सप्रेस दे हमसेल्फ। और साथ में अगर मैं बात करूं तो बाबर आजम हो गए, मोहम्मद रिजवान हो गए, शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज में से एक बैट्समैन, ये तो आप मुझे बताएं कि T20 के 20 ओवर में आपको कितनी बैटिंग चाहिए, आपको कितने सही। बैट्समैन आपको परफॉर्म करके देते हैं। अगर आपके पास 2 बैट्समैन अच्छे हों, एक टॉप में और एक मिडिल ऑर्डर में, तो आपकी बैटिंग पूरी है। और आपको क्या 20 ओवर के मैच में कोई 400 रन करने हैं, आपको यूनुस भाई, कितने रन करने। इंग्लैंड के टूर में एक्सपेरिमेंटेशन हो रही थी, फखर जमान नंबर 5 पे आ रहा था कभी, तो कभी वो किसी और नंबर पे आ रहा था, और अब हमने देखा है कि उन्होंने वार्म अप मैचेस, दोनों वार्म अप मैचेस में नंबर 3 पे स्कोर किया है। आपको क्या लगता है कि उनकी बेस्ट यूटिलाइजेशन, इस पे काफी डिस्कशन भी हुई है कि क्या पावर प्ले में ही है उनकी बेस्ट यूटिलाइजेशन? बिल्कुल है, देखिए वो एज अ ओपनर टीम में खेलते रहे, और खैर मुझे ये बांदर की बात नहीं बतानी चाहिए, लेकिन वो खुद भी कंफ्यूज होता है, वो खुद भी कंफ्यूज है, क्योंकि मेरे साथ बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली है उन्होंने, पेशावर से खेली, HBL की टीम के साथ खेली, तो आई नो हिम बेटर कि वो कंफ्यूज होता है। अगर, और हमने देखा भी जब वो 5-6 नंबर पे आते हैं तो ही इज नो वेयर। और अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट इस वक्त वो नंबर 3 आ रहे हैं, तो चले उनको पावर प्ले में नहीं मिलेगा तो बॉल थोड़ा हार्ड होगा तो उनको थोड़ा सा टाइम मिलेगा। मेरे ख्याल से बेस्ट यूटिलाइजेशन जो फखर जमान की वो टॉप में ही है। और अगर वो बाबर आजम के साथ ओपन करते हैं तो राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बनता है मेरे ख्याल से। और अगर रिजवान नीचे आते तो आपकी मिडिल ऑर्डर में इतनी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और जिस तरह रिजवान फॉर्म में है, जिस तरह बाबर आजम फॉर्म में है, जिस तरह फखर जमान फॉर्म में है, तो अगर ये तीनों भी 4-4, 5-5 ओवर खेलते तो आपके पास तो ओवर तो खत्म ही हो गए। इनको इस तरह एज अ टीम, एज अ सीनियर प्लेयर, इन तीनों को बैठ के प्लान बनाना चाहिए, क्योंकि हम भी हमेशा इसी तरह करते थे। माई सेल्फ और मिसबाह उल हक बैठ के हम प्लान बनाते थे, ठीक है, एक प्लान टीम का भी होता था, एक प्लान कोच का भी होता था, लेकिन मैं और मिसबाह भाई हम बैठ के एक प्लान बनाते थे कि हमने कैसे टीम को लेके चलना है। और उसके बाद हमारे इर्द गिर्द असद शफीक, अजहर अली, मोहम्मद हफीज ये खेलते थे, और उन पे कोई प्रेशर नहीं होता, सारा प्रेशर हम पे होता था कि हमने हमने जवाब देना है जी। हम हमेशा मैच के मुजरिम तो हम बनते थे हम ही परफॉर्म करते थे, और जिस दिन हम परफॉर्म नहीं करते थे बाकियों को कोई कुछ नहीं कहता था। सब हार्ड टॉक किस पे होती थी, यूनुस खान पे और मिसबाह उल हक पे, और ये साला साल इस तरह हमने किया। मैं तो खुद जो 2009 का वर्ल्ड T20 जीता, तो उस वक्त शुएब मलिक भी फॉर्म में नहीं थे, उनके मसले मसाइल, रिसेंटली वो कैप्टनसी खेलते थे। शाहिद अफरीदी की कोई फॉर्म नहीं थी, उनको कुछ पता नहीं होता था कि मुझे कहाँ खेलना है। उसके बाद सलमान भट्ट हो गए, अहमद शहजाद बिल्कुल नए प्लेयर थे। उसके बाद शाहजेब अहमद को हम लेके गए थे, जो शाहजेब हसन को लेके गए थे, जो कि कहीं भी नहीं थे। मोहम्मद आमिर कुछ नहीं खेले हुए थे किसी, लेकिन जो प्लान बना था वो मेरा और मिसबा भाई का प्लान था, जो कि बड़ा सिंपल था कि जब मुश्किल आएगी तो मैंने और आपने एज ए लीडर मैंने उनको कहा था कि, क्योंकि मैं वो कैप्टन था, वो वाइस कैप्टन है, हम दोनों ने संभालना है। और उसके बाद सब जाए, अपने आप को एक्सप्रेस करें,
और हम वर्ल्ड T20 जीते, जो कि पाकिस्तान में नहीं था, जो कि इंडिया में नहीं था, जो कि बांग्लादेश में नहीं था, जो कि श्रीलंका में नहीं था तो इंग्लैंड में था। और उस वक्त की टीमें बहुत टॉप की टीमें थी। ऐसा नहीं था कि आपके पास वो, लकीली अल्लाह ताला ने हमें हमारा साथ दिया और हमारा कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा था। और मैं उसमें आप देखेंगे उसमें कितने कोई हार्ड हिटर बैट्समैन थे, कितने उसमें कोई एक शाहिद अफरीदी को निकाल के, बाकी अगर मैं सलमान बट की बात करूं, अहमद शिदात की बात करूं, यूनुस खान की बात करूं, शोएब मलिक की बात करूं, मिसबाह उल हक की बात करूं, तो इसमें कौन से कोई इतना हार्ड हिटिंग बैट्समैन थे हमारे पास तो। लेकिन हम जीत के आ गए। और हमने ऐसा नहीं कि हमने कोई फ्लूक से जीता, दो चार चीटी को हराया। हमने वहां पे न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड को हराया, साउथ साउथ अफ्रीका जैसी अफ्रीका, टीम, दे वर द श्रीलंका को फेवरेट्स, हराया, और श्रीलंका से जो एक मैच राउंड में जो हारे थे वो भी हारे हम थे। जीत चले थे। वो भी हम जीत चले थे, बड़ा अच्छा था। सडनली हमारे एक दो प्लेयर आउट हुए तो हम वो पीछे हट गए। नहीं तो हम तो एक एक मैच इंग्लैंड से हारे बुरी तरीके से, और बाकी अगर हम देखें तो हम तो हमने फाइट की। लेकिन कितने बड़े हमारे पास हार्ड हिटर बैट्समैन थे। लेकिन प्लान प्लान बहुत इंपॉर्टेंट, तो मेरे ख्याल से ये प्लानिंग अच्छी करें और उस वक्त बैठ के आपके पास ये जो चार बैट्समैन है, जैसे मैंने पहले कहा कि मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, बाबर आजम और शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज, बस ये चार बैट्समैन, इनमें से कोई भी बैठ के ये प्लान बना ले कि भाई मैंने किस तरह खेलना है। ठीक है, कोच भी आपको प्लान, लेकिन कुछ अपनी ऑनरशिप तो लेनी है इस टीम की, कुछ अपनी ऑनरशिप अपनी गेम की तो लेनी है। आप अपनी ऑनरशिप ले ले अपने गेम की, अपनी टीम की, फिर देखें कि कैसे आपकी कामयाबी हुई। अच्छा, अभी तक जो यूएई में मैचेस हुए हैं, आपने भी देखी होंगे, ऑब्वियसली आईसीसी एकेडमी का तो एक डिफरेंट वो कंडीशंस है, बट दुबई की भी लो स्कोरिंग विकेट्स हैं। अबू धाबी में भी कोई 200 वाली विकेट्स तो नहीं अभी तक नजर आई शायद। आई डोंट नो शारजा का क्या हिसाब है, लेकिन ये मैच जो है ये दुबई में खेला जा रहा है। सो एक जो चीज है, वो जो डायलेमा है वो ड्यू फैक्टर का भी है। सो ये टॉस जीत के you think कि बॉलिंग ही करनी चाहिए, that's what you feel in these conditions? बॉलिंग ही करेंगे। दोनों कैप्टन चाहेंगे, अगर ड्यू आती है तो दोनों कैप्टन चाहेंगे कि वो टॉस जीत के बैटिंग करें। उसकी वजह है कि रात में अगर इतनी ज्यादा ड्यू भी नहीं भी हो, आजकल तो बहुत ज्यादा स्प्रे भी होते हैं, लुकआफ्टर भी बहुत करते हैं। और दूसरी बात ये कि देखिए, मैं टेक्निकल, आप खुद भी दुबई स्टेडियम में आप काफी बार आ गए हो, तो उसका एक रूफ है। रूफ देखें तो रूफ काफी अंदर ग्राउंड के अंदर है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बाहर है। ऊपर कवर्ड। हमने डे नाइट क्रिकेट भी खेली है, इवन टेस्ट मैचेस में भी रात को लाइटें ऑन हो जाती थी, तो वो काफी कवर है। तो उसमें कितनी ड्यू आनी है आप ये भी देखें। और उसके बाद उसमें स्प्रे भी होने हैं बहुत सारे। ठीक है, अबू धाबी में अगर हम बात करें तो ओपन ग्राउंड है, वहां पे नाइट मैच में ड्यू आ सकती है, लेकिन अबू धाबी के ग्राउंड में बहुत ज्यादा हवा चलती है, तो वहां पे कितनी ड्यू आनी है। तो ये बहुत टेक्निकल बात है। हम तो खुद वहां पे क्रिकेट खेले, हमें भी लगता था कि बहुत ज्यादा ड्यू आएगी, लेकिन बाजुकात क्योंकि फैंस की वजह से काफी स्क्वायर तक आ जाती है फैंस उनकी, अगर हम देखें तो इतनी ड्यू नहीं आती। लेकिन दोनों कैप्टन चाहेंगे कि वो टॉस जीत के ये भी एक चांस था, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में आपको पता है कि हर चीज पे इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है कि आपको ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना। तो मेरे ख्याल से जो भी कैप्टन टॉस जीतेंगे वो पहले बॉलिंग ही करेंगे। But then there's this perspective on India chasing down any total. ये भी तो यूनुस भाई एक है कि जी उनको आप कोई भी टोटल दे दो, वो चेज बहुत अच्छा करते हैं, उनकी बड़ी कैलकुलेटेड चेजेस होती हैं, और उनके लिए, और हम जो हैं उल्टा थोड़ा प्रेशर में आ जाते हैं चेज करते हुए। तो ये भी एक पाकिस्तान को ये सोचना पड़ेगा। मेरे कहने का मकसद ये है कि कितना उनके लिए, अगर दे गेट दिस अपॉर्चुनिटी, कितना टारगेट जो है अगर वो सेट कर रहे हैं, तो कितना टारगेट इज इनफ फॉर देम इफ दे गेट अ चांस टू बैट फर्स्ट। बिकॉज लाइक आई सेड, इंडिया तो आर द मास्टर्स ऑफ चेज, वी हैव सीन दैट विद देम कि जी उनको आप जो भी टारगेट दे दो, वो अपनी कैलकुलेटेड इनिंग्स खेलते हैं और फिर एंड पे जाके गेम को लंबा खींच के they manage to chase it down. So do you have a total in your mind? Yeah, if let's say Pakistan is batting first, yeah, do you think कि कितने रन हमें मिनिमम करने होंगे? कोई भी आजकल के T20 क्रिकेट में 170 प्लस रन आपके पास अगर होते हैं, और फिर जब इंडिया पाकिस्तान का मैच आता है तो मेरे ख्याल से 170 180 के लगभग अगर रन हो, तो उसको चेज डाउन करने के लिए आपको पूरे 20 ओवर खेलने हैं। ऐसा नहीं होगा कि अगर इंडिया की टीम खेली हो और वो आए और 180 190 प्लस रन जो है वो ऐसे ही चेज करें। ठीक है, आजकल अगर मैं देखूं तो जब भी अच्छी पिच हो, कंडीशन है, तो 200 रन प्लस लगे होने चाहिए, ताकि एक सेफर साइड। लेकिन क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो उसमें अगर आपके पास 170 180 रन हो
तो आपके पास चांस मौजूद है। और जहाँ तक अब हम बात करते हैं, देखिए ज़ैनब, अगर कल मैच में पाकिस्तान इंडिया को 180 190 रन देते हैं, या इवन 200 प्लस देते हैं, या इवन 150 होता, तो भाई मैच तो इतना इजी नहीं होने का है, मैच क्लोज ही होगा। और होना भी चाहिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास 100 रन हो और आप कहें जी 100 रन है तो 100 रन पे हम मैच नहीं जीत सकते, ऐसा नहीं है। फाइट तो दोनों टीमें करेंगे, लेकिन फाइट जरूर करें। और जहां तक बात है कि पाकिस्तान के लिए चेस करना मुश्किल है, तो यही बात जब मैंने टॉस किया, नासिर हुसैन ने मुझसे पूछा 2009 के वर्ल्ड T20 में कि क्या होगा, तो जब मैं टॉस हारा, तो मेरे ख्याल से कैप्टन संगकारा थे उस वक्त, उन्होंने टॉस जीत के बैटिंग की। तो मुझे जब मुझसे पूछा तो उन्होंने कहा यार आप तो चेस नहीं कर सकते हो। तो मैंने कहा भाई चीज़ें चेंज होती हैं, और वो एग्जैक्टली ये हुआ, और वही हमने मैच कोई 2-3 विकेटों से जो है 2-3 आउट हुए, हमने 6-7 विकेटों से हमने जीत लिया। तो ऐसा कुछ, लेकिन लीडर का होना, सीनियर प्लेयर्स का कंपोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। जैसे मैंने पहले बात की, बाबर आजम को चाहिए कि 4-5 जो उनके सीनियर प्लेयर्स हैं, जो उसके थिंक टैंक है, बाजू का ठीक है, आपके पास मैथ्यू हेडन भी मौजूद है, वर्नर फर्नांडर भी मौजूद है, सगलन मुश्ताक भी मौजूद है, लेकिन कैप्टन को ऑनरशिप लेनी चाहिए अपनी गेम की, अपनी प्लेयर से, और जितने भी सीनियर्स प्लेयर हैं टीम में होकर उनको बिठाएं, और अलग से अपना एक प्लान बनाए कि जी देखो ये हमारी टीम, ये अब ये हमारा होना है। चाहे हम 200 हम चाहे 250 रन हम चेस कर रहे हो, हमने 250 रन तक जाना है। चाहे हम 150 रन डिफेंड कर रहे हो, हमने फाइट करनी है। और हमारे प्लेयर्स को, हमारे टीम मैनेजमेंट को बहुत सिंपल कर लेना चाहिए। तो खुदा ना खास्ता अगर 100 रन भी हो, और 100 रन भी अगर अगर नहीं कर दी, तो फिर हमारे बॉलर्स को मैच बेशक हार जाए, लेकिन फाइट तो करें। हम बात करते हैं कि हमारी बॉलिंग अच्छी है, बाजू का हम बात करते हैं हमारी बैटिंग बहुत अच्छी है। भाई ये कैसी बैटिंग है, ये कैसी बॉलिंग है? अगर भाई खुदा ना खास्ता आपकी बैटिंग साइड 150 रन पे आउट हो जाती है, तो बॉलर्स का ये काम है, अच्छी टीमें, अच्छी अच्छी बॉलिंग साइड का ये काम है कि उस 150 रन को भी बड़े मुश्किल से अगली टीम चेस करे। और अगर खुदा ना खास्ता आपके बॉलर पिट पिट जाए और 250 रन आपके खिलाफ हो, तो भाई एज ए बैट्समैन मेरा ये फर्ज बनता है मैं 250 रन ना करूं, भाई 230 रन तो करूं, 200 प्लस रन तो करूं, कुछ फाइट तो शो कराऊं। तो ये जो मैं आपसे बार बार बात करूं, ये मेंटालिटी चेंज करनी है हमने। लेकिन ये कोई और चेंज नहीं करेगा, फरिश्ते नहीं आएंगे, मूसा जी नहीं आएंगे, ये हमने खुद करना है। आप ये देखिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप खुद से ये सोच लो, जब आप देखिए सबसे पहले आपकी आपकी सोच आपकी आपकी बॉडी में जाती है, और फिर वो सोच बदलती है। सोच बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आज सोच ले, शाहीन का रोल यूनुस भाई कितना इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज़ ही इज योर बहुत स्ट्राइक इंपॉर्टेंट बॉलर। है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि शाहिन शाह अफरीदी हमने देखे कि बहुत ही इज अ टीम मैन, बहुत टीम मैन, उसके पास एक्सप्रेस पेस मौजूद है, और फॉर टाइम बीइंग जो है वो काफी मेच्योर भी नजर आ रहे हैं। हम जो पहले शहनशाह अफरीदी को देखते थे, वो आते थे और बस एग्रेसिव नेचर में, वो चेंज हो रहे हैं, इज इन गुड शेप। और सीख रहे मुझे लगता है अगर ये टीम इसी तरह खेलती रही और इस साथ मर्ज हो गए, तो ये टीम विद इन 2 से 3 ईयर में ये बॉलिंग, ये बैटिंग बहुत वंडर्स करेगी। लेकिन मेक श्योर खुदा ना खास्ता अगर कोई हार भी जाते हैं, या इस T20 वर्ल्ड कप में कुछ अप एंड डाउन हो जाते हैं, और हम जैसा बंदा फिर दोबारा आ जाए, और नई सिलेक्शन कमेटी आ जाए, नई मैनेजमेंट आ जाए, तो प्लीज 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 मेरी रिक्वेस्ट है कि कुछ भी हो जाए इस T20 वर्ल्ड कप में, प्लीज प्लेयर्स को रहने दें। प्लेयर्स को, मैनेजमेंट आती जाती है, कोचिंग स्टाफ आता जाता रहता है, कल मैं था, आज कोई और है, परसों कोई और है, लेकिन प्लीज प्लेयर्स को डिस्टर्ब नहीं करें। ये प्लेयर्स बड़े मुश्किल से बनते हैं। बाबर आजम बहुत मुश्किल से बने हुए हैं, मोहम्मद रिजवान बहुत मुश्किल से बने, फखर जमान बहुत मुश्किल से बने हुए हैं, हफीज मलिक, ये बहुत मुश्किल से, इनके लिए आसानियां पैदा। इसी तरह बॉलर है, हमें बॉलर की बात, शहनशाह अफरीदी हो गए, हसन अली हो गए, हारिस रऊफ हो गए, मोहम्मद वसीम जूनियर हो गए, ये मोहम्मद नवाज हो गए, ये शादाब खान हो गए। इनको, इनके साथ इंसाफ करें, लेकिन आप सही फैसला करें और सही टीम उतारें। अच्छा, लास्टली यू नो इंडियन पर्सपेक्टिव से, कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, आई मीन डू यू सी एनी वीकनेसेस इनकी, यू नो व्हेन यू रीड देम एज प्लेयर्स, आपको कोई इनकी वीकनेसेस एज प्लेयर्स नजर आती हैं कि आपके पास अगर बॉल हो, आप जाके शाहीन को दें और आप कहें यार इसको यहाँ पे बॉलिंग कराओ, ये थोड़ा सा यहाँ फंसता है, तो मतलब ये ऐसे कुछ आपने इनको रीड किया है कि मतलब इनको आउट करने का बेस्ट तरीका क्या है? शुरू में ही विकेट ले लें, क्योंकि एक दफा जब ये सेट हो जाते हैं उसके बाद इनको आउट करना मुश्किल हो जाता है।
लेकिन आपने खुद करना सेट हो जाते हैं, तो सेट ना हो, सेट ना हाँ। करने दें इनको आप। हमने देखा कि विराट कोहली, हमने उनकी वीकनेस हम सारी दुनिया को पता है, जहां जब जब उनको 34 स्टंप से बाहर से आउट स्विंग होता है वो कोर्ट में हान हो जाते हैं। इसी तरह रोहित शर्मा है, जब उनको इन स्विंग बॉल होते आते ही तो वो आउट हो जाते हैं। तो अब कैप्टन क्या गलती करते हैं, मैंने देखा कैप्टन क्या गलती करते हैं, वो जो उनके पास एक पर्चा लिखा होता है कि भाई इससे बॉलिंग करानी, इससे बॉलिंग करानी, इससे, दैट इज रॉन्ग। मैं हमेशा, मैं भी कैप्टन रहा हूं, जब मुझे मेरी कोचिंग स्टाफ से मुझे पर्चा मिलता था तो मैं उनसे कहता था कि भाई अगर मुझे कैप्टन बनाया है तो ट्रस्ट ऑन मी, ट्रस्ट ऑन मी। भाई अगर सामने से रोहित शर्मा खेल रहे हैं और मुझे पता है कि उनका इन स्विंग होना है तो मैं आउट स्विंग बॉलर को लगा दूं वहां जाके, ये कैसे हो सकता है? और ठीक है, आपको पर्चा मिलता है, आपको एक प्लान मिलता है, बॉलिंग कोच का भी प्लान होता है, बैटिंग कोच का भी एक प्लान होता है क्या, लेकिन आपको अपने भी तो कुछ तो ऑनरशिप लेनी है ना। जब ये अक्सर मैंने वही वाली बात पहले कि फिर प्लेयर्स बोलते हैं जी हम पे तलवार लटक रही है, हम पे बैटिंग कोच का प्रेशर है, हम दैट इज नॉट ऑन। जब आप ग्राउंड में चले गए हो तो आप यूज योर ब्रेन, अपनी इंस्टेंट को यूज करें। तो मेरे ख्याल से अगर हम विराट कोहली की बात कर लें, रोहित शर्मा की बात कर लें, उसके बाद के राहुल के बाद, जहां बॉल थोड़ा सा स्विंग हो, और ये जो वाइड बॉल कोका का बॉल है ये स्विंग होता ही होता है, 2 से 3 ओवर स्विंग होता ही होता है। उनकी वीकनेसेस पे बॉलिंग करें, अपने आप को रिलैक्स रखें, और मेरे ख्याल से वो ऑक्सीजन लेते रहे। और अगर आपके क्लिक प्रेशर में हो, टेंशन में हो, हमारे साथ भी हुआ। मैं जब फर्स्ट टाइम इंडिया के खिलाफ खेल रहा था तो मैं जब बैटिंग करने गया तो मुझे मेरे कैप्टन मोइन खान कैप्टन थे, मुझे उन्होंने कहा कि ये कट शॉट नहीं खेली, लेकिन मैं इतना अंडर प्रेशर था, आप देखिए वीडियो में देखे, अनिल कुंबले ने बॉल किया, मैंने कट शॉट खेला, मैं पहली बॉल पे बोल्ड हो गया। लेकिन उसके बाद ग्रेजुएट जब मैं नेक्स्ट इनिंग खेलने आया तो मैंने 40 और रन किए, लेकिन मैंने आई लर्न माई लेसन कि भाई कुंबले अगर बॉल करते हैं तो ब्रेक ही नहीं होता, ये तो बॉल स्किड होता है। मैं जैसे अब मैं कट खेलूंगा, अगले दिन उसने बॉल किया, मैंने 2-3-4 बॉलें रोक ली, उसके बाद मैं शुरू हो गया और मैंने कुंबले ही को उस मैच में एक आधा छक्का मारा, तो मैं उसको ओवरकम कर गया। तो ये आपने करना है, लेकिन मेरे ख्याल से स्मार्टली खेलें। बैटिंग में भी यही है कि आपको, हमें पता है कि ये एक आधा ओवर ये कोकोबोरा का बॉल स्विंग होता है, तो आप राइट। उसको वैसे खेलें और रन्स करें। और मैं ये बात बार बार कर रहा हूँ यहाँ पे कि पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि यहाँ पे टीम इंडिया को हराएं, लेकिन वो होगा तब इस तरह जब सबसे पहले सोच बदलेंगे। अगर ये सोच लेके गए कि पता नहीं हम हार गए तो क्या होगा, अगर ये आप जब ये आप सोचते हो तो वही होगा, आप हार भी जाओगे और बहुत कुछ हो भी जाएगा आपके साथ। बिल्कुल आपने सही बात की। यूनुस भाई का पैगाम जो है वो बिल्कुल ठीक है टीम की तरफ, कि सोच पॉजिटिव रहनी चाहिए, अच्छी रहनी चाहिए। अगर इसी नेगेटिविटी में चल गए, अगर हार गए तो क्या होगा, बाद में क्या होगा, टीम में जगह रहेगी कि नहीं रहेगी, कप्तान के साथ क्या होगा, बाद यू नो। में तो होना है, वो तो बाद में होना है ना, बाद में होना है ना, अभी तो नहीं होना है ना। अभी तो एक्सपेक्ट योरसेल्फ, बाद में क्या होना है, कल क्या होना है, परसों क्या होना है, वो तो होना ही है ना। तो मैं उसका क्या बिगाड़ सकता हूँ? हाँ, हाँ। मैं अभी नेगेटिव सोच गया तो मैंने अपना बहुत कुछ बिगाड़ दिया, कौम का भी हाँ। बिगाड़ दिया, और फिर वही वाली बातें होंगी कि आएंगे। तो मेरे ख्याल से अपना एक्सप्रेस करें, और हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, हम बिल्कुल देखें, अगर अगर पाकिस्तान टीम फाइट करती है, मैं और आप क्यों उनके पीछे पड़ेंगे? नहीं, कोई हम नहीं क्यों पड़ेगा पीछे पीछे। पड़ेंगे? और पड़ेगा भी नहीं, बल्कि हम और खुशी मनाएंगे कि इस वक्त टीम इंडिया जायंट लग रही है, और हमारी बिल्कुल एक नई टीम, एक यंग टीम ने उनको नाको छब्बे छुपा दिए, बेशक हम हार जाए, और सारी दुनिया में अप्रिशिएट करेगी। और जो ये जो स्टेज है, दुबई यूएई का जो स्टेज है, ये बहुत जबरदस्त स्टेज है। हमें पता है कि जब 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 इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट यहाँ होती है तो फैंस का एक आलम होता है, और जितने जितने हमारे लोग वहां पे काम करते हैं, जितने इंडियंस हैं वहां पे, जितने श्रीलंकन से बांग्लादेशी हैं, वो सब चाहते हैं, वो सब सपोर्ट करते हैं इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट को, और हम सब सपोर्ट करते हैं इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट फ्रॉम सम हाउ। क्रिकेट होती नहीं जो कि होनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से स्टेज बहुत जबरदस्त है, और बहुत बड़े बड़े हीरो बन सकते हैं हमारे प्लेयर्स।
बिल्कुल आपने सही बात की और सही पैगाम दिया यूनुस भाई ने। थैंक यू सो मच यूनुस भाई, आपने इतना अपना कीमती वक्त निकाला और अच्छे जो पॉजिटिव नोट्स हैं वो शेयर किए अपने टाइम के भी, ये वो बिकॉज यही वो चीज़ें हैं जो आगे काम आती हैं, स्पेशली इस लेवल के मैच में जहाँ पे आपकी स्किल वगैरह तो एक साइड पे होती है, बट इट्स मोर अबाउट योर मेंटल साइड ऑफ थिंग्स, और आप चीज़ों को किस तरह से लेके चलते हो और किस अप्रोच के साथ आते हो, ये चीज़ जो है ये सबसे ज़्यादा मैटर करती है। ऑफ कोर्स आई होप एंड आई गेस हम लोग जो है यहाँ पे वी होप दैट पाकिस्तान विंस, और वो जो एक जिंक्स है, इतने सालों का जिंक्स है, वो टूटे। बट यू नो लेट्स होप कि मैच मजे का हो, कंपेटिटिव हो और एक फाइट नजर आए, क्योंकि जब भी पाकिस्तान टीम ने फाइट की है तो मेरा ख्याल से हर एक ने उनको अप्रिशिएट ही किया है। डिसअपॉइंटमेंट तब होती है व्हेन यू नो कि जी 110% एक टीम का नहीं दिया गया। So thank you so much, Yunus bhai, once again, and let's hope for the best. Fingers crossed. इंशाल्लाह, अपना बहुत ख्याल रखें।